नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ज़्यादा बिंदास होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंग एप्लीकेशन। जल्दी से आप लोग सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ आ जाइए। क्लास हमारी शुरू हो गई है और फटाफट से क्लास के साथ जुड़कर आप बताइएगा कि आप लोगों तक आवाज़ मेरी पहुंच रही है या नहीं। फिर उसके बाद हम इस क्लास को सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार, सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्रणाम और आपके कमेंट्स में एक बार थोड़ा सा बड़ा कर दी जिससे हम लोग आपके सभी कमेंट्स अच्छे से देख पाएँ, आपकी जो डाउट्स हैं उसको रिप्लाई कर पाएँ। तो आइए जल्दी से हम लोग चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है क्या, एक बार बताइएगा सभी बच्चे। सभी दोस्तों तक आवाज़ पहुंच रही है भाई, जल्दी से बताओ। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम। आवाज़ आ रही है क्या सभी प्यारे दोस्तों तक, एक बार बताइएगा। चलो भाई, विकी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बलराम आ चुके हैं, गगन आ चुके हैं, हरीश, अजहर आ चुके हैं, सुनील आ चुके हैं और दूसरे बच्चे सूरज, ऐसे विद्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत हैं, छोटू हैं, आदर्श हैं। तो सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों एटम की संरचना, हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे दोस्त परमाणु मॉडल के बारे में। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि परमाणु मॉडल जो थे वो सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया था, तरबूज का मॉडल। फिर अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग के द्वारा परमाणु के मॉडल को समझाने की कोशिश करी थी रदरफोर्ड ने। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति के बारे में जो बताया था वो बोहर ने बताया था, नील बोहर ने। तो नील बोहर जी ने जब हमें परमाणु की संरचना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में बताया, तो किस तरीके से यहाँ पर हम लोग चीज़ें कर रहे थे वो मैं आपको बताऊंगी। तो भाई जो नील बोहर थे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई थी कि परमाणु के बाहर कुछ कक्षाएं बनी होती हैं, में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इन कक्षाओं को KLMN कक्षाएं कहते हैं। और इन्हीं कक्षाओं के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो उप कक्षाओं में रहते हैं, सब ऑर्बिटल में रहते हैं। तो हमने कल की क्लास में बात करी थी कि कौन कौन सी कक्षाएं होती, कौन कौन सी कक्षाएं हैं जिनके अंदर कौन कौन से ऑर्बिट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। तो बिल्कुल KLMN ये कक्षाएं थी जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इन्हीं कक्षाओं के लिए कुछ उप कक्षाएं सब ऑर्बिटल काम करते हैं, कुछ उप कक्षाएं काम करती हैं। तो इनके बारे में भी हमने कल पढ़ा था, सब ऑर्बिट के बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ा। तो भाई सब ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं बताओ। इन कक्षाओं के लिए, इन कक्षाओं के लिए जो उप कक्षाएं काम करती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए भाई फटाफट से, ठीक है। अच्छा मैंने टेस्ट दिया था, 10 में से 9 आए थे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आओ आगे बात करते हैं। मैम आप दिख नहीं रही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं दिख रही हूँ, मैं सामने खड़ी हूँ। अभी मैं आपके कमेंट्स देख रही थी, कमेंट्स सेट कर रही थी, इस वजह से नहीं दिख रही थी, लेकिन अब मैं क्लास के सामने हूँ, हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो उपकक्षाएं होती हैं ये होती हैं SPDF। इनके बारे में मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट समझाया था कि कक्षाओं के अंदर ही, इन कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे तो वो उप कक्षाओं में भरे जाते हैं। अगर आप K कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करोगे तो वो इस वाली उप कक्षा में जाकर बैठेंगे। अगर आप L कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे तो L कक्षा बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन S और P दोनों कक्षाओं में भरे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने कल की क्लासेस में जो चीजें थी उनको पढ़ा था। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर K कक्षा है, इस K कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखे रहते हैं वो कौन सी उपकक्षा में रखे रहते हैं, S में। तो K कक्षा के लिए केवल S उपकक्षा काम करती है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा कि जो K ऑर्बिट होता है इसके लिए कौन सा सब ऑर्बिट है जो फंक्शनल होता है, जो कार्य करता है। तो K कक्षा के लिए जो हम लोग बात करते हैं ओनली सब
ओनली ये जो एस सब ऑर्बिट है यही कार्यरत होता है, यही फंक्शनल होता है। सब एस उपकक्षा जो होती है यही कार्यरत होती है, क्योंकि के की कैपेसिटी भी 2 है और एस की कैपेसिटी भी 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर भर जाते हैं आकर। ठीक है, क्लियर। वैसे ही आपको मैं अगर एक क्वेश्चन दूं, आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एल कक्षा के लिए कौन कौन सी उपकक्षाएं काम करती हैं बताइए, यानी कि ये जो एल कक्षा है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कौन कौन सी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कौन कौन सी उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में एल की कैपेसिटी बताओ कि एल कक्षा के अंदर, एल ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं सारा बैच रिकॉर्डेड पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्लास लाइव ले लो, रिकॉर्डेड ले लो, मुद्दा ये है कि समझना है और पेपर करके आना है और अच्छे नंबर लेकर आने हैं। आवाज तो आ रही है भैया, आवाज तो आ रही है। 10 में से 10 किया हूँ रितेश, बहुत बढ़िया भाई। चलो तो बहुत बहुत शानदार आप सभी कर रहे हो। तो आ जाओ, अब देखो यहाँ पर, तो एल कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, सुजीत बता रहे हैं और दूसरे बच्चे भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन को जब एडजस्ट करेंगे तो इन सब सेल में एडजस्ट करेंगे, सब ऑर्बिट में, उपकक्षाओं में। तो कौन कौन सी उपकक्षाओं में आ जाएंगे ये, एक तो एस उपकक्षा में आएंगे और एक पी में। मैम एस की कैपेसिटी कितनी, 2, तो 2, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बैठा दिए एस कक्षा में, और मैम बाकी के जो 6 बचे, पी की कैपेसिटी 6 की है तो 6 को यहाँ एडजस्ट कर दो। तो भाई एल उपकक्षा के लिए 2 उपकक्षाएं कार्यरत होती हैं, एस और पी। हो गई बात समझ में। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो तीसरी कक्षा थी एम, एम कक्षा के अंदर, एम ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है। तो एम एक बड़ी कक्षा है, दैट्स मीन इसके लिए कितनी सब ऑर्बिट एक्टिव होंगे, इसके लिए कितनी उपकक्षाएं हैं जो कार्यरत रहेंगी। तो पहले तो हम एस के अंदर ही लेकर चलते हैं, एस की कैपेसिटी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए, 18 में से 2 यहाँ चले गए। फिर पी की तरफ देखते हैं, पी की कैपेसिटी 6 है तो 6 यहाँ बैठा दो। ठीक है, अभी भी इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 अभी भी बच गए, 6 और 2 8 हो गया, 18 है तो 10 अभी भी बच गए। अब आ जाओ डी के पास, तो डी की कैपेसिटी 10 होती है तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा दो। तो हो गए भाई 18 के 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज। तो इसीलिए एम कक्षा के लिए कौन कौन सी उपकक्षाएं हैं जो कार्यरत होती हैं, ये पेपर में आएगा। ठीक है, 4 एम ऑर्बिट, हाउ मेनी सब ऑर्बिट आर फंक्शनल, तो कितने सब ऑर्बिट हैं जो फंक्शनल होते हैं, तो आपने कहा 3, एस पी और डी। अब सिमिलरली लास्ट जो कक्षा होती है आपकी, के हो गई, एल हो गई, एम हो गई और एन। अब लास्ट कक्षा है एन, एन के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बताते हो मैम 32 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है इसकी, मतलब सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें ही आ सकते हैं। तो इसके लिए कितनी सब यूनिट्स, इसके लिए कितने सब ऑर्बिट फंक्शनल होंगे, तो हम कहेंगे मैम यहाँ पर तो चारों सब ऑर्बिट फंक्शनल हो जाएंगे। एस भी काम करेगा, पी भी काम करेगा, डी भी काम करेगा, ठीक है, एस पी डी और एफ भी काम करेगा। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने बैठा दिए एस में, क्योंकि इतने ही आ सकते हैं। 32 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा दिए, एस के अंदर। अच्छा, पी की कैपेसिटी कितनी है, 6, तो 6 यहाँ बैठा दिए। डी की कैपेसिटी कितनी है मैडम, 10, 10 यहाँ बैठा दिए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी के अभी भी बचे हुए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो एफ की कैपेसिटी कितनी होती है, 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ बैठा दिए। इस तरीके से आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर हम के कक्षा सबसे छोटी कक्षा है, स्मॉलेस्ट ये ऑर्बिट है, सबसे छोटा ऑर्बिट है, सबसे स्मॉल ऑर्बिट इसी को कहते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी कक्षा की बात करें तो एन कक्षा जो है ये सबसे बड़ी कक्षा है। एन कक्षा क्या होती है, सबसे बड़ी कक्षा होती है। ये बिगेस्ट क्या है प्यारे दोस्त, बिगेस्ट ऑर्बिट है, ये बिगेस्ट ऑर्बिट है। तो सबसे बड़ी कक्षा के लिए चारों उपकक्षाएं आपकी काम करती हैं, यानी यहाँ पर 4 के 4 जो सब ऑर्बिट हैं वो फंक्शन करेंगे। आ गई अब बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसे कक्षाओं के लिए उपकक्षाएं हैं जो पेपर में आती हैं, और इस तरीके से कक्षाओं के लिए उपकक्षाएं काम करती हैं। अब मैं आगे बढ़ूं, तो कल भी समझाया था, आज एक बार फिर से समझा दिया, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर कर आ जाओगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ूं भाई, है ना।
है ना। चलो भाई आ जाओ, नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम हो रही है? नेटवर्क इशू हो रहा है, हो सकता है एप्लीकेशन में कोई दिक्कत चल रही हो। अगर नेटवर्क इशू होता तो बफरिंग होती, बफरिंग तो नहीं हो रही है, बिल्कुल सही चल रही हैं चीजें, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, है ना, क्लियर। अब देखो आ जाओ, चित्रों को बनाना नहीं है, चित्रों को बस समझना है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये आप लोगों ने जो नील बोर ने कक्षाओं के बारे में बताया, ये सब आपने समझ लिया। अच्छा अब मैं एक चीज और यहाँ से बताकर चलती हूँ, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर, कोई भी एटम, अरे यार क्या है, मुझे लगा शायद इस स्टूडियो में बंदर आ गया, एक बच्चा था। चलो इधर देखो, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, किसी भी परमाणु की, ये कोई परमाणु है। अब इस परमाणु के अंदर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं। देखो ये कक्षाएं हैं, ये क्या है, देखो ये कक्षाएं, ये कक्षाएं हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये कक्षाएं हैं, ये रही एक और कक्षा, ये क्या हो जाती है, ये कक्षाएं हो जाती हैं। तो किसी भी परमाणु के अंदर जो हम लोग कक्षाओं की बात करते हैं, तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये परमाणु है, ये परमाणु है, और ये इसकी के कक्षा है, ये एल कक्षा है, ये एम कक्षा है। मानकर चलते हैं कि 3 कक्षाएं हैं यहाँ पर। इनके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो के कक्षा में मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना। मैम एल कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन। सपोज समझ के चलना, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली एम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। तो समझ के चलो कि ये एम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है, 18 समझना इनको। अब यहाँ पर ये किसी भी जो ये भी कोई ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर, इस तत्व के अंदर सबसे बाहर वाली कक्षा कौन सी है, ये बताओ। सबसे बाहर वाली कक्षा कौन सी है और सबसे अंदर वाली कक्षा कौन सी है, ये बताओ। तो जब हम इस तत्व को देखें, इस परमाणु को देखें, तो इस परमाणु में आप मुझे बताएं कि सबसे बाहर वाली कक्षा कौन सी, परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा बताओ, सबसे बाहर वाली कक्षा कौन सी है, इस परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है बताओ, यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी देखकर बताओ कि सबसे बाहर वाली कक्षा कौन सी आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। तो सबसे बाहर की कक्षा, ये ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं बाहर को, ऐसे। तो सबसे बाहर वाली जो कक्षा है वो एम है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो मैम सबसे आउटर अगर इसकी सेल एम है, तो इस एम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, 18। तो इन इलेक्ट्रॉनों को, अब जरूरी नहीं है 18, तो मैंने मैक्सिमम बताया है, 18 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, समझना, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, इससे कम आ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू है जो मैंने बताई है कि इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। अगर किसी के पास कम है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, जिससे भी एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, ठीक है। चलो तो अब अगर मैंने आपको कहा कि एम कक्षा के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। उनको क्या कहा जाता है दोस्त, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा गया है, यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दैट आर फाउंड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एन एटम एज, तो जो किसी भी परमाणु के सबसे बाहर के ऑर्बिट में, तो या सबसे बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्त, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बस यही क्वेश्चन आपको पूछा गया,
कि भाई किसी भी परमाणु के अंदर जो सबसे बाहर वाली कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात आती है सबसे अंदर वाली कक्षा की। अब बात आती है अंदर वाली कक्षा की, ठीक है, अंदर वाली कक्षा, सबसे अंदर वाली कक्षा, ठीक है, सबसे अंदर वाली कक्षा की बात आती है। क्लियर? सबसे अंदर। तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि मोस्ट इनर ऑर्बिट के अंदर तो आपको इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो मुझे एक बार बताएं सभी दोस्त कि सबसे अंदर वाली कक्षा यहाँ पर कौन सी नजर आ रही है? सबसे इनर, सबसे अंदर वाली कक्षा कौन सी? हाँ, ये नोट करना है बेटा, आपको ये नोट करने हैं पॉइंट। सबसे अंदर वाली कक्षा जो दिख रही है वो के। देखो, बाहर वाली कक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, हर परमाणु में अलग अलग होंगी, लेकिन सबसे अंदर वाली कक्षा सब में एक ही होती है, वो होती है के, वो होती है के। तो सबसे अंदर वाली कक्षा सभी में एक होती है, लेकिन बाहर वाली कक्षाएं चेंज होती रहती हैं, समझना। अब सबसे इनर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो होता है के, वो होता है के। तो के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अच्छा, के की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर मैंने बता दिया केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को मिलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, इनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इनको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन आए कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाली, जो कि कई बार आया है ना, नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो भाई किसी भी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार। मैम कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हुआ कि कुछ भी नहीं दिख रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा बच्चा? एक बार बताओ सभी दोस्त कि बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक है, चलो बताओ जल्दी, है ना। अब चलो बात करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, पूछा गया पेपर में कि किसी भी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सब में अलग अलग होते हैं, अभी समझाऊंगी। लेकिन किसी भी परमाणु के अंदर जो सबसे अंदर वाली कक्षा है, जो ऑलवेज के होगी, जो हमेशा के कक्षा होती है, इस कक्षा के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, उनको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर? अब चलें आगे, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर हम मान लीजिए बात करते हैं किसकी? सोडियम की, प्यारे दोस्तों। एक तत्व है सोडियम। अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग किसकी बात करें? सोडियम, सोडियम। सोडियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, है ना। सोडियम को हम किससे लिखते हैं? एन से। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? जल्दी से बताओ, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? फटाफट से बताकर चलेंगे सभी दोस्त। एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फटाफट से बताइएगा, जल्दी से। ठीक है, दिखाई दे रहा है मैम, बहुत बढ़िया। बफरिंग यहाँ नहीं हो रही है बेटा, एक बार हो सकता है कि एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ बच्चों के फोन में बफरिंग हो रही हो, बट यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कोई बफरिंग नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आदर्श, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। अब जब सोडियम के परमाणु क्रमांक है, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो जब इन इलेक्ट्रॉनों को हम भरना शुरू करेंगे तो कैसे भरे जाएंगे? तो चलो भरना शुरू करते हैं। ये सोडियम का परमाणु है, ऐसा समझो, ये सोडियम का एटम है। अब इसके आसपास कक्षाएं बनी हुई हैं, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में रहते हैं। अब इसके आसपास ये कक्षाएं बनी हुई हैं। अरे यार, ये कलर क्यों नहीं चेंज करता? अब इसके आसपास क्या बनी हुई है दोस्त? ये कक्षाएं बनी हुई, ठीक है, ये इसके आसपास क्या बनी हुई है? कक्षाएं, ये बनी हुई, ठीक है, ये एक कक्षा हो गई। ठीक, ये कौन सी हो गई? ये दूसरी कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ठीक है, ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई।
और ये इसकी तीसरी कक्षा हो गई, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये सोडियम का परमाणु है बीच में जो दिख रहा है, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और ये 11 इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो पहले तो 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे भरा जाए वो बताओ। KLMN 4 कक्षाएं होती हैं। अब इन 4 कक्षा में 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो K कक्षा के अंदर आ गए। ठीक है, तो मैम ये पहली कक्षा जो है ये K कक्षा है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर बैठा दिए। ठीक है, अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 11 में से 2 गया तो 9 अभी भी बच गए। तो 9 को कैसे एडजस्ट करें, तो मैम यहाँ पर बैठा दो कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आपने बैठा दिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 8 की ही है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 8 हमने यहाँ बैठा दिए। अब मैम इसके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका किस में चला गया, M कक्षा में। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो यहाँ तो आ नहीं सकता, जगह भर गई, 8 ही आ सकते हैं, 8 आ गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन M कक्षा में पहुंच गया यहाँ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस सोडियम की सबसे बाहर वाली कक्षा कौन सी है। अगर हम सोडियम परमाणु की बात करें, अगर हम सोडियम के एटम की बात करें, है ना, मैं देखो एकदम बेसिक से चीजें समझा रही हूँ, एकदम आपको ऐसे समझा रही हूँ जैसे आप 5वीं क्लास के बच्चे हो, उस तरीके से मैं समझा रही हूँ। बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि मैम कितने आराम से और कैसे समझा रहे हैं, कितने ईजी में। तो बेटा मैं समझती हूँ तुम 5वीं क्लास के बच्चे हो और तुम्हें नहीं पता कुछ भी, तो एक एक चीज़ें मैं तुम्हें क्लैरिफाई करके चल रही हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पर, तो जब हमने बात करी कि जब हम सोडियम के परमाणु की बात करें तो मुझे बताओ सबसे बाहर वाली कक्षा कैसी है। मैंने कहा ऐसे देखते हैं बाहर वाली कक्षा, ये अंदर है ये बाहर, तो बाहर वाली कक्षा है इसकी M, बिल्कुल सही बात। N तक तो इसके इलेक्ट्रॉन पहुंचे ही नहीं, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन थे, इन्हीं 3 कक्षाओं में आ गए, N तक तो पहुंचे ही नहीं, है ना। तो अब इसकी सबसे बाहर वाली कक्षा है M, तो इसकी सबसे बाहर वाली कक्षा M में कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे बताओ। सबसे बाहर की कक्षा है इसकी M। अब इसकी M के अंदर जो सबसे बाहर वाली कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं मुझे ये बता दीजिए। इसकी आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपने कहा मैम 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसकी जो सोडियम होता है इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास, मैंने कहा था ना कि सबसे बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को कहा जाता है दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम की सबसे बाहर वाली कक्षा M है और M में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, तो आपने कहा कि मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। तो दैट्स मीन आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सोडियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप बताते हो 1, आप बताते हो 1। तो ऐसे निकालते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब परमाणु क्रमांक आपको याद करने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगी, आपको याद करने पड़ेंगे। 1 से 20 तक के नाम याद कर लो, 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक याद कर लो, और जब भी आपको पेपर में दे कि फलाना का परमाणु क्रमांक ये है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं या इसकी सबसे बाहर वाली कक्षा कौन सी होगी, है ना। तो आपने बताया जैसे सोडियम की बाहर वाली कक्षा M है और M में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट्स मीन इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 1, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1। ठीक है, यानी या तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर सकता है किसी को, वैसे त्याग ही क्या करेगा, त्याग ही करेगा। ठीक, तो ये इसका सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन हो गया, सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जाम्पल समझो जिनको समझ में नहीं आया, जब हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की, है ना, जब हम लोग किसकी बात करते हैं दोस्त, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, दैट्स मीन इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स मीन इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 12 इलेक्ट्रॉन को जब भरोगे कक्षाओं में तो कैसे भरोगे, लिखो पहले ये कक्षाएं, तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बिल्कुल, क्योंकि कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, L में कितने आएंगे, 8 आएंगे, 8 और 2 10 हो गए, मैम 2 तो अभी भी बच गए, तो 2 इसमें बैठाओ, 2 इसमें बैठा दो अगली कक्षा में, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कंप्लीट इतने ही आ सकते हैं, यहाँ स्पेस कंप्लीट इतने ही आ सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा बचे वो इसमें बैठा दो M कक्षा में। तो जब हम मैग्नीशियम के परमाणु की संरचना बनाएंगे, ये मैग्नीशियम का परमाणु है और इसके आसपास ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ठीक है, और ये तीसरी कक्षा। क्लियर। तो सबसे पहली कक्षा K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही आ सकते हैं। फिर दूसरी कक्षा है L में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 है, मैक्सिमम 8 है। फिर आ जाती है M कक्षा, तो भाई यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, कि अभी देखा था सोडियम में तो M कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1। लेकिन मैग्नीशियम के अंदर जब आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे
कि मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो मैंने कहा था संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो सबसे बाहर वाली कक्षा में मिलते हैं। तो मैग्नीशियम की भी सबसे बाहर वाली कक्षा M है, और M में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसके अंदर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? तो वो भी 2। इस तरीके से आपको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी होती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई? 8, 9, 10, 11, 12, 3 कैसे हो जाएंगे बेटा? एक बात बताओ, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 3 तो है ही नहीं, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो मुझे बता दीजिए जल्दी से कि इस एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फटाफट से बताओ, इस एल्यूमिनियम के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी होगी? और मुझे ये भी बताओ कि इसकी सबसे बाहर की कक्षा कौन सी होगी? इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे बाह्य कक्षा यहाँ पर कौन सी होगी? सबसे आउटर जो ऑर्बिट है वो कौन सा होगा? फटाफट से बताओ, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझाने का मुद्दा ये था कि किसी भी परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं तो सबसे बाहर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सबसे अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सोडियम में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए, एक है, लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन बताऊं तो ये रहा कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सब में सेम ही होता है, सब में सेम है, सबकी अंदर वाली कक्षा के ही होगी, और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा। तो कोर इलेक्ट्रॉन तो ऐसा समझ लो कि फिक्स है। यहाँ पर भी देखो 2 ही है कोर इलेक्ट्रॉन, और सबसे अंदर वाली कक्षा के ही है। मैग्नीशियम में भी, एल्यूमिनियम में देखोगे तो उसमें भी यही होगा, लेकिन सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर कितने होंगे? तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। कैसे? कि भैया देखो, जब कक्षाओं में रखते हैं तो के कक्षा में 2 आ गए, कोर इलेक्ट्रॉन है ये तो। अब एल कक्षा में 8 आ गए, है ना, 8 और 2 10, 3 तो अभी भी बच गए, तो 3 चले गए एम कक्षा में। तो अंदर वाली कक्षा ये है, फिर उससे बाहर और सबसे बाहर वाली कक्षा ये है। तो दैट्स मीन यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया एल्यूमिनियम के कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और सबसे बाहर वाली कक्षा इसकी एम ही होगी। ऐसे आपको चीजें जो है पेपर में जाएंगी। इसीलिए कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है, या तो ये आप लोगों को पेपर में दिया हुआ होगा, या आप लोगों को ये याद करना है। 1 से 20 तक के जो परमाणु क्रमांक है वो याद कर लेना, और ये आपको पीरियोडिक टेबल जब मैं पढ़ाऊंगी तो वहां बताऊंगी चीजें। ठीक है ना? अब आ जाओ आगे की तरफ। अब हम चलते हैं परमाणु की संरचना से संबंधित और मुद्दों की तरफ। जैसे अब एक हेडिंग डालेंगे हम लोग, परमाणु क्रमांक, जो मैं अभी अभी आपको बता रही थी परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है? अब हम हेडिंग डालेंगे परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आपको पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर क्वेश्चन बनाए दोस्त यहाँ से। परमाणु क्रमांक, तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समझना। परमाणु क्रमांक क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अभी डायग्राम से समझाऊंगी, अपने आप याद हो जाएगा, पहले लिख लो। ठीक है, तो लिखेंगे कि किसी भी परमाणु के, किसी भी परमाणु, परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्त? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ठीक है, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बताओगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट in nucleus, in nucleus of an atom, of an atom is known as atomic number। तो दोस्त एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? भाई दोस्त परमाणु क्रमांक कहते हैं।
प्रोटोनों की संख्या। कई कई बार क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे कि किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं कि परमाणु क्रमांक किसके द्वारा दर्शाया जाता है। पीरियोडिक टेबल लिखवाई है ना बेटा सिलेबस में, तो बिल्कुल पढ़वाऊंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अभी पहले हम लोग ये करते हैं, एसिड बेस मेटल नॉन मेटल कर ले, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, मेटल नॉन मेटल के बाद कराऊंगी, ठीक है। अब देखो इधर, अब हमने देखा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ सभी के सभी बच्चे, कि अगर मैंने यहाँ पर ये एक परमाणु का डायग्राम बना दिया, अगर मैंने यहाँ पर ये एक परमाणु बना दिया, ठीक है, और इस परमाणु के अंदर ये है नाभिक, तो मुझे ये बता दो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि नाभिक में कौन से परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। इस परमाणु के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में कौन कौन से उप परमाणविक कण होते हैं, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनमें से कौन कौन पाए जाते हैं नाभिक में। तो आपने कहा था कि मैम नाभिक में तो दो चीजें मिलती हैं, प्रोटॉन मिलते हैं मैडम और न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो बस इसी परमाणु के नाभिक के अंदर ये जो प्रोटॉन है, इनकी संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इनकी संख्या, प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों के नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो कभी भी पेपर में आपको पूछे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो किसी भी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन पाए जाते हैं उनकी संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि परमाणु क्रमांक बराबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटोनों की संख्या, बराबर प्रोटोनों की संख्या, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटोन। एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं अभी बताऊंगी, पहले फॉर्मूला देखेंगे कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन। क्लियर, समझ में आ गई बात। यानी कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटोन, मतलब प्रोटोन के इक्वल। समझ में आ गया। तो किसी भी परमाणु के अंदर जो परमाणु क्रमांक है वो उसके अंदर, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या का योग होगा, या उसके नाभिक में उपस्थित जो प्रोटोन है उनकी संख्या को कहते हैं हम परमाणु क्रमांक, केवल प्रोटोनों की संख्या को। समझ में आ गया। तो परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इज इक्वल टू होता है P। लेकिन कई कई बार, कभी कभी क्या होता है, जब आप कुछ बुक्स को पढ़ोगे तो एक चीज आपको लिखी हुई होती है, एक फॉर्मूला आपको लिखा होता है कि Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ऐसे लिखा होता है एक फॉर्मूला। तो मैम ये क्या है, तो कई कई बार आपको पेपर में भी आता है कंफ्यूज करने के लिए कि किसी भी परमाणु के अंदर परमाणु क्रमांक किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट ऑफ व्हाट, ऑप्शन दे देता है, परमाणु में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या, या परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटोनों की संख्या। ऐसे ऑप्शन बना के देता है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि कौन सा सही है। तो सिर्फ इतना याद रखो कि परमाणु क्रमांक होता है प्रोटोनों की संख्या। किस प्रोटोन कहाँ मिलते हैं, नाभिक में मिलते हैं, है ना। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटोन है वही होता है परमाणु क्रमांक, है ना। फिर मैम ऐसे क्यों लिख देते हैं, तो ऐसे इसलिए लिख देते हैं क्योंकि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कहा था ना कि पूरा का पूरा परमाणु उदासीन होता है, पूरा का पूरा परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। मैडम क्यों होता है न्यूट्रल, इसलिए होता है न्यूट्रल बेटा कि जितने इसके नाभिक में प्रोटॉन है उतने ही बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसीलिए P बराबर E, मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए आपको याद रखना है। तो कभी भी पेपर में आपको पूछे, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा आज लाइव में, भैया ये क्या हो रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा आज लाइव में, क्लास तो बिल्कुल सही सलामत चल रही है, ठीक है।
तो बेटा देखो अब यहाँ पर, तो इसीलिए कभी आपको गुमराह करने के लिए दिया जाता है, गुमराह। मैंने क्या कहा, गुमराह नहीं होना। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि प्रोटोनों परमाणु क्रमांक क्या है, तो केवल उस पर टिक लगाना है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोन संख्या, केवल प्रोटोनों की संख्या। ऐसा हम कहते हैं कि जितने प्रोटोन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है बुक्स में, बट ये नहीं है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ओनली ये है, तो यही ऑप्शन आपको नंबर दिलवाएगा। ये लगा दिया तो कट्टस हो जाएंगे नंबर। ठीक है, क्लियर, बात क्लियर हो गई आप लोगों की। अब जब परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक को हम लोग किसी भी तत्व के नीचे की ओर लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को तत्वों के नीचे की ओर लिखा जाता है, नीचे की ओर लिखते हैं। ठीक है, नीचे की ओर क्या करते हैं दोस्त, लिखते हैं। ठीक है, ये कहाँ लिखा जाता है, लोअर साइड। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है ना, इज राइट, इज राइट लोअर साइड। ठीक है, लोअर साइड ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के नीचे की तरफ लिखते हैं एटॉमिक नंबर को। जैसे मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, हमने बात करी हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। हमने बात करी थी अभी अभी सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। हमने बात करी थी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। हमने बात करी थी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर के। ठीक है, क्लियर। जैसे हमने बात करी लोहे की, तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इनके परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन, इनके परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन, इनके परमाणु के नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन, इनके परमाणु के नाभिक के अंदर 12 प्रोटॉन है ना, इनके परमाणु के नाभिक के अंदर कितने, 13 प्रोटॉन। और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब अभी हमने बात करी थी ना, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे, है ना। मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 थे। एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। तो मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर। ठीक है, समझ में आ गई। एक सेकेंड रुकना, क्लास में क्या दिक्कत हो रही है, मेरी क्लास शेड्यूल में लाइव शो नहीं हो रहा है, मतलब समझ नहीं आया। एक सेकेंड रुको, रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें इसको ना क्लियर कराती हूँ। मैम हम लोग को भाई सही चल रही है क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो रही है बेटा, बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है विशाल, चलो अब आ जाओ, आगे बात करें। सब झूठ बोल रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। ठीक ठीक है, आ जाओ इधर। अब हम लोगों ने देखा कि परमाणु क्रमांक से ये आपको पूछा जाता है। अब एक और चीज होती है, दूसरी हेडिंग लिखोगे परमाणु द्रव्यमान, दूसरी हेडिंग लिखेंगे दोस्त परमाणु द्रव्यमान, कि मैम ये क्या होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। ठीक है,
तो भाई एटॉमिक मास के बारे में जब हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में सुनना कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा इस बार न्यूट्रॉन को भी काउंट कर लिया, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, ठीक है, संख्या के योग को क्या कहते हैं दोस्त, योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कभी भी आपको पूछे कि परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं, वही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक, मतलब नाभिक की ही हो रही है बात, नाभिक में ही जब केवल प्रोटॉनों की संख्या को गिन रहे थे तो परमाणु क्रमांक था, लेकिन इस बार हमने परमाणु और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को काउंट कर लिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के योग को। तो बताओगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, तो नंबर ऑफ, आप लोग बताओगे सम ऑफ प्रोटॉन एंड in nucleus of an atom is known as atomic mass, ठीक है, एटॉमिक मास। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, वो कहते हैं प्यारे दोस्त परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि समझना, वो कहते हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। अब ये एक परमाणु है, इसके अंदर नाभिक, बात नाभिक की चल रही है, नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको कहा था कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बस इन दोनों की संख्या का जो योग होता है, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ दो तो बस उसी को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान, उसी को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। यानी कि एटॉमिक मास, उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एटॉमिक मास। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि केवल परमाणु प्रोटॉनों की संख्या, केवल प्रोटॉनों की संख्या का योग क्या होता है, केवल प्रोटॉनों की संख्या, तो उसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक, है ना, फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपको पेपर में आएंगी। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जब दोनों के सम की बात हो रही हो, सम, जब दोनों के सम की बात हो रही हो, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े, क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अब हम लोग कि मैम ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसे कहाँ लिखते हैं। तो इसको, परमाणु द्रव्यमान को मैं यही बता देती हूँ, तत्वों के ऊपर लिखा जाता है, इसको तत्वों के ऊपर लिखते हैं दोस्त, ठीक है, ऊपर लिखा जाता है, इसको ऊपर की तरफ लिखते हैं। अब कैसे ऊपर लिखा जाता है, तो देखो समझना, जब हम भार उठाते हैं किसी चीज का, है ना, इसको कई बार परमाणु द्रव्यमान ना बोलकर इसको परमाणु भार भी बोल देते हैं, परमाणु भार, एटॉमिक वेट भी बोल दिया जाता है। तो भैया जब हम कोई भार उठाते हैं, कोई वजन उठाते हैं, तो उसको सर पे रखकर चलते हैं ना, सर, सर मतलब ऊपर, ये हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, इस पर उठाकर चलते हैं। गाना सुना है, गजमन पानी ने चाली, तो पानी लेकर चलते हैं, तो कहाँ लेकर चलते हैं, सर पर। तो मतलब जब भी कोई भार हमें उठाना होता है सर पर उठाते हैं। दैट्स मीन आपको समझ में आ गया कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार तत्व के ऊपर लिखा जाता है, हमेशा अपर साइड इसको हम लोग लिखते हैं, हमेशा अपर साइड इसको लिखते हैं।
आ गई बात समझ में? अब ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है मैडम, इसको तत्वों के ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जब किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना हो, परमाणु द्रव्यमान निकालना हो, एटॉमिक मास फाइंड करना हो, तो हमें एक फॉर्मूला दिया होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो आप लोग बताते हो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन की संख्या का योग, यही होता है ना? यही बताया मैंने आप लोगों को, यही होता है आप लोगों का क्या, परमाणु द्रव्यमान। यानी कि आप लोग बताकर चलते हो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हो जाता है परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, दैट इज इट इज रिप्रेजेंट बाय ए इज इक्वल्स टू हो जाता है P प्लस एन। इन शॉर्ट ये फॉर्मूला बन जाता है P प्लस एन। मतलब ए होता है यहाँ पर एटॉमिक मास और P प्लस एन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। आ गई बात समझ में? बताओ जल्दी से, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े अब हम लोग, चलो अब चलते हैं आगे। हाँ, अब आपको ये भी एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि जब हम परमाणु क्रमांक के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बताती वैसे, लेकिन लिख लो, एक बच्चे का डाउट आया है कि परमाणु क्रमांक को सबसे पहले किसने बताया था? तो ये हेनरी मोजले ने बताया दोस्त, हेनरी मोजले ने दिया था। तो परमाणु क्रमांक का कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। तो आप बताते हो वॉज गिवन बाय हेनरी मोजले। वैसे इसको मैं आपको बताऊंगी आगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन आप, एक बच्चे का डाउट है तो लो मैंने बता दिया कि परमाणु क्रमांक को किसने दिया था, रसायन विज्ञान में किसने परमाणु क्रमांक के बारे में बताया? हेनरी मोजले ने, ठीक है, हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने। वैसे ही आपको पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट भी किसने बताया? तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। जॉन डाल्टन, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जॉन डाल्टन ने दिया था ये जो परमाणु द्रव्यमान था, ठीक है। तो आप बताते हो वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन, ठीक है, डाल्टन, ठीक है। अब इसको तत्वों के ऊपर लिखते हैं हम, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु क्रमांक तो नीचे की तरफ होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 12। इसके सर पे बैठा है, देखो, ये इसका द्रव्यमान हो गया, परमाणु द्रव्यमान, यानी कि दिस इज मास, एटॉमिक मास, एंड इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। ये हो जाता है परमाणु क्रमांक, क्लियर? ये हो जाता है एटॉमिक नंबर। ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करी, 16 और 32, ठीक है। तो भाई 16 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है, नीचे की तरफ लिखा है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, क्लियर? और दिस इज एटॉमिक, ये इसका परमाणु द्रव्यमान है। ऐसे तत्व के ऊपर की तरफ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना? तो ये हो गए एग्जाम्पल्स, ये हो गए एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्लियर? आ गई बात समझ में, है ना? ठीक, अब चलते हैं आगे, और अब हम बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक, ये दोनों चीजें, दोनों टर्म आपको पेपर में आती हैं, और इन दोनों टर्म से क्वेश्चन आते हैं। अब इनसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं आप लोगों, ठीक है, इनसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलो, एक आपके सामने क्वेश्चन है, इसको करते हैं, बाकी मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगी। देखो, एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। मैं समस्थानिक, आइसोटोप, आइसोबार्स, ये भी कराऊंगी अगली क्लास में। समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। पढ़ेंगे इनको हम अगली क्लास में। अभी मैं एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि भाई हाइड्रोजन है, इसका एक समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी? जल्दी से बताओ, कितना आसान।
इसका द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, यानी कि द्रव्यमान संख्या ही होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को ही हम लोग द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, है ना। एटॉमिक मास को ही, एटॉमिक मास पूछ रहा है इसका, एटॉमिक मास को ही हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम मास नंबर भी है, ठीक है। तो इसका मास नंबर कितना होगा निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ठीक है। जल्दी बताओ कितना होगा। तो बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब समझ लो जिनको नहीं आया समझ में, भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि प्रोटॉन की संख्या दी हुई है, P बराबर दिया हुआ 1 और मैम N बराबर भी दिया हुआ है 1, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है। इसका द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है आपको, आपको कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या फाइंड करिए। तो आपको पता है ना द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया था। A बराबर होता है P प्लस N, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, N की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आंसर कितना आ गया दोस्त 2। ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऐसे कोई और तत्व के लिए दे देगा, ऐसे किसी और तत्व के लिए दे देगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पेपर में आते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से। जैसे मैं आपको यहाँ पर दे दूँ, मैं आपको यहाँ पर दे दूँ कि एक तत्व है भाई, ठीक है, एक तत्व है। जैसे हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, कार्बन है, ठीक है, कार्बन एक तत्व है। और कार्बन जो होता है इसका हमने कहा इसमें प्रोटॉन की संख्या P बराबर दिया हुआ है 6 और N बराबर दिया हुआ है, प्यारे दोस्त हमने मतलब एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा, N बराबर यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को 12, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया। पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान मतलब 6 ही लिख देती हूँ। तो पूछ रहा है इसका द्रव्यमान बताओ कितना हुआ, इसका मास बताइए कितना हुआ। तो बताओ भाई कैसे बताओगे इसका मास कितना हुआ। तो आपको पता है हम मास को या परमाणु द्रव्यमान को A से रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल P प्लस N होता है, ठीक है। तो P की वैल्यू भी 6 दी हुई है, N की वैल्यू भी 6 दी हुई है, तो इसका जो A की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12। ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, समझ में आ गई बात। इस तरीके से क्वेश्चंस निकाल दिए जाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे इन पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो अब हम अगली क्लास में और न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैं आपको सोल्व आउट कराऊंगी, ठीक है। और क्योंकि अब टाइम हो चला है, और अगली क्लास में हम समस्थानिक, संभारिक, इन पर चीज़ें करेंगे और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश ज़्यादा करी है, उम्मीद करती हूँ समझ में आपको बहुत अच्छे से आया होगा और इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में दोबारा ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर, कि बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो बिल्कुल वही चीज़ें थी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, केवल प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन मिलते हैं वो आपको पहले ही बता दिया, और द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में ही फिर से पहुंच जाओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन किसी भी परमाणु के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबसे बाहर वाली कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, और सबसे अंदर वाली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोर इलेक्ट्रॉन कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें सब आपको याद रखें, ठीक है ना बेटा। तो अब मिलेंगे हम मंडे की क्लास में, जब तक सब बच्चों को जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार और टाटा बाय बाय। हाँ जी, हरियाणा ग्रुप डी हो जाएगा।